Good morning students, welcome to DSCJ Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will discuss the last chapter of 9th class political science, that is the electoral politics in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. तो चैप्टर के टाइटल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे हुई वो बात करेंगे और फिर सभी ट्रेंड्स को हम देखेंगे कि प्री 1947 से 2014 असेंबली इलेक्शंस तक क्या ट्रेंड्स रहे, राइट। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सेशन में रहने वाले, जिन पे हमको फोकस करना है, वो हैं इलेक्टोरल ट्रेंड्स इन एरस्टवाइल स्टेट ऑफ J&K सिंस प्री 1947 एंड रोल ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जो ये चैप्टर है J&K के बारे में, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन से इलेक्शन में कितनी पोलिंग हुई, कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिली। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अलग से भी गूगल से जो है इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो रही बात कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में कैसे शुरू हुई, उस पे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव वो है जानना। तो पहला क्वेश्चन और क्वेरी हमारी यही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस इलेक्शंस की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, राइट। सिंस जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट लाइक अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे टिल 1947, तो भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी। और जम्मू एंड कश्मीर में जो लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के महाराजा हरी सिंह, ही मेड अ कमीशन, ही फ्रेम्ड ए कमीशन टू नो अबाउट द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही अपॉइंटेड ए पर्सन नेम्ड BJ Galensi as the head of this commission, right. That is why this commission is called as Galensi Commission। और उन्होंने एक कमीशन बनाया और BJ Galensi who was an officer of the foreign affairs ministry in British Indian government, ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में एक ऑफिसर थे, उनको हेड बनाया और उनसे ही नाम पड़ गया इस कमीशन का गलेंसी कमीशन। और गलेंसी कमीशन ने मार्च 1932 में काफ़ी सर्वे करने के बाद जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी महाराजा हरी सिंह को। तो हम देखते हैं कि उनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी। तो उनकी फर्स्ट रिकमेंडेशन ये थी कि टू एस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड द प्रजा सभा, कि जम्मू कश्मीर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली गठित होनी चाहिए जिसका नाम प्रजा सभा होना चाहिए। तो ये उनकी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी। और आप देख सकते हैं कि इस रिकमेंडेशन की वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी। इट वुड कंप्राइज, द प्रजा सभा वुड कंप्राइज 75 मेंबर्स। उन्होंने उसकी कंपोजिशन भी बताई थी कि प्रजा सभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसकी कितनी कंपोजिशन होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि टोटल इसके जो मेंबर्स हों वो 75 हों। इन 75 में से 33 मेंबर्स जो हों वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों और 30 मेंबर्स जो हों वो महाराजा के डिस्पोजल पे हों उनकी नॉमिनेशंस के लिए, जिनमें कुछ ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी के लोग हों वगैरह वगैरह, राइट। एंड आउट ऑफ दीज 33, 21 वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, 10 फॉर हिंदूज एंड 2 फॉर सिख्स। तो हर समुदाय के लिए उस वक़्त उन्होंने रिज़र्व की सीट्स, मुस्लिम्स के लिए 21 सीट्स की, हिंदूज़ के लिए 10 की एंड सिख्स के लिए 2 सीट्स रिज़र्व
की ग्लेंसी कमीशंस की ये रिकमेंडेशन मैं समझ रहा हूँ। ये रिपोर्ट सबमिट हुई मार्च 1932 में। तो साइमल्टेनियसली जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जम्मू कश्मीर में। दूसरी जो ख़ास बात और रेलिवेंट चीज़ जो है आपको जानना वो ये है कि कश्मीर में उस वक़्त शेख महमूद अब्दुल्ला जो थे वो भी एक पॉपुलर नेता के तौर पे उभर रहे थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका पहले का नाम जब वो बनी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसको एस्टेब्लिश किया उन्होंने भी 1932 में। तो 1932 में दो डेवलपमेंट्स हुई, एक ग्लेंसी कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुई और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई शेख महमूद अब्दुल्ला और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा, राइट। तो इस तरीके से ये एक पहला स्टेप था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अब आगे समझते हम क्या हुआ जब उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी 1932 में। तो इन इलेक्शंस के बेसिस पे महाराजा एग्री किए और उन्होंने एक इलेक्शन करवाया 1934 में, राइट। बट उसमें क्या था कि महाराजा की कंडीशंस ये थी कि जो 8th पढ़े लिखे लोग हों या उससे ज़्यादा वो लोग वोट कर पाएंगे इस इलेक्शन में। मोर ओवर द फ्रेंचाइज वाज गिवन टू विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट हेडमैन, priests, manager of religious property, medical practitioners, pensioned officers, veteran bureaucrats and those having a minimum qualification of middle school or equivalent, right। 1934 में जो इलेक्शन हुआ उसमें रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज था, मींस वोट देने का हक जो था वो सभी को नहीं था, सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट लोगों को ही था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप्स बताए कि किन को हो सकता था। तो चूँकि इस इलेक्शन में 8th पढ़े लिखे लोग ही या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे ही वोट दे सकते थे, इसलिए बहुत सारी महिलाओं को जो है वो वंचित होना पड़ा, वो वोट अपना कास्ट नहीं कर पाई, राइट, बिकॉज़ उस वक़्त महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो इस बेसिस पे ये एक इलेक्शन हुआ। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए बट जो ओवरऑल पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड थी महाराजा के पास ही। वो जैसे पहले महाराजा बने हुए थे, इस इलेक्शन से उनके ऊपर कोई ख़ास उनकी पावर्स में कोई फ़र्क नहीं आया एंड ही कंटिन्यूड इन द सेम वे। राइज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसकी हो गई 1932 में एंड 1937 इलेक्शंस। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका पहले का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, बाद में उसको जाके 1938 में उसका नाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने एक डिमांड अपनी जो है वो पूरे ज़ोर शोर से पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई और उन्होंने कहा कि महाराजा के रूल में जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज है ये इसके हम खिलाफ़ हैं, ये और लोगों तक जाना चाहिए, गरीब लोग भी इसमें वोट कर पाएँ, जो 8th पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसमें वोट कर पाएँ। तो कारण क्या था कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो थोड़े एंटी महाराजा भी थे और कश्मीर में वो एंटी महाराजा मूवमेंट्स जो है वो चला रहे थे, राइट। तो और भी जो उस वक़्त अब ये शख्सी हुकूमत जिसको हम कहते हैं, ये अब पूरे भारत में सभी प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो उसमें ये शख्सी हुकूमत जो है वो अब ख़त्म होने पे ही थी। लोग प्रेफर कर रहे थे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहें, बिकॉज़ ऑलरेडी ही अंग्रेज़ों के शासन से लोग तंग आ गए थे और वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के लोगों को जो जीत मिली थी उससे उनको एक हिम्मत ये भी मिली थी कि अगर अंग्रेज़ों को हम भारत छुड़वा सकते हैं तो यहाँ के राजा महाराजा तो जो है उनके पास तो लिमिटेड फौज थी, लिमिटेड ही पावर्स थी। बट फिर भी इस सोच के चलते जो है ये एंटी महाराजा मूवमेंट चली और शेख अब्दुल्ला ने और उनकी पार्टी ने जो है डिमांड की फॉर ए वाइडर फ्रेंचाइज टू फ्रेम अ रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, राइट। तो उनकी ये बात जो है वो सभी के हित की बात थी क्योंकि सभी लोग
कहीं ना कहीं चाहते थे कि अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रहें, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों जहां हमको वोट देने का अधिकार हो। एंड दिस एजेंडा ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड हिज पार्टी वर्कड एंड ही बिकेम इवन मोर पॉपुलर इन द एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, ये कहानी इसके पीछे। रिजल्टिंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गेन 19 सीट्स आउट ऑफ 21 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स इन 1937 इलेक्शंस। फिर 1937 में दोबारा इलेक्शंस हुए, उसमें जो 21 सीट्स रिजर्व्ड थी मुस्लिम्स के लिए, उसमें से 19 सीट्स ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत गए। अब उस वक्त आप ये भी देखें कि और कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ थी भी नहीं, तो यही थे प्रोमिनेंट कश्मीरी, खास करके कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज़ थी वो यही थी। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको मैं चाह रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिकली मैं आपको बताऊँ और आप इनको आपस में जो है फिर समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स गलेंसी कमीशन की वजह से हुई और एट द सेम टाइम वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उभर के सामने आई। शेख अब्दुल्ला एक पॉपुलर लीडर उस टाइम में वो भी उभर के आए, उन्होंने जो डिमांड शुरू की एक वाइडर फ्रेंचाइज की, वो उनको और पॉपुलर बना गई उनकी पार्टी को। और अब बात आ गई पार्टीशन के टाइम की बात। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम लेजिस्लेटिव असेंबली। शेख अब्दुल्ला लॉन्च्ड क्विट कश्मीर मूवमेंट ऑन मई 14, 1946। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो जो है वो मूवमेंट चलाई थी महाराजा के खिलाफ। राइट, और इस टाइम ये वो टाइम था कि जब पार्टीशन होने वाली थी यहाँ पे। अंग्रेज़ लोग 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, बट पार्टीशन भी हो गई और पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया हुआ। राइट, तो फिर प्रिंसली स्टेट को जो है वो पूछा गया कि इट इज़ एट योर विल वेदर यू विल एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और डोमिनियन टू इंडिया। तो बहुत सारी 530 के आसपास की प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भारत के साथ जो है वो जुड़ गई। राइट, बट 4-5 प्रिंसली स्टेट्स लाइक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये वाली प्रिंसली स्टेट्स जो थी इन्होंने थोड़ा होल्ड करके रखा, स्टैंड स्टिल बना के रखा कि हमें सोच विचार करने का समय दिया जाए। और उस टाइम क्या हो गया कि पाकिस्तान से आए हुए ट्राइब्स जो पाक स्पॉन्सर्ड ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पे ही काम उन्होंने किया था और वो उन्होंने कश्मीर में जो है आक्रमण कर दिया और पुलवामा तक वो लोग आ गए और वहाँ पे हज़ारों लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है मारा, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो उस टाइम उन सरकमस्टांसिस में महाराजा जो है वो हेल्प मांगने लगे भारतीय सरकार से। राइट, तो वो हेल्प एक्सटेंड करने के उन्होंने कंडीशन ये रखी कि अगर आप एक्सीड करोगे तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा तुमको बचाने का, अदरवाइज़ अभी तक न तुम इंडिया के साथ हो न तुम पाकिस्तान के साथ हो, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की बात हो जाएगी। एंड देन फाइनली महाराजा एग्रीड, अदरवाइज़ ही वाज वेरी मच एडामेंट कि वो जो है वो अलग से ही रहना पसंद करेंगे, जो अब पॉसिबल नहीं था नए दौर में। राइट, and then finally the instrument of accession was signed on 26th October 1947, and then the Indian army saved the Kashmir and Kashmiri people from the Pakistan sponsored terror there. Right, अब हालात उस वक़्त जो थे वो थोड़े नॉर्मल होने के बाद POJK के पास उन्होंने एक LOC बना ली जहाँ पे वो रुक गए और युद्ध को जो है वो रोक दिया गया। आप समझिए कि ऐसे ही कोई ख़ास डिसीजन वहाँ पे
जिसको हम कहेंगे एफिशिएंट डिसीजन जो है वो नहीं था उस वक़्त। और POJK का भी जन्म हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अदरवाइज़ वो लोग जहाँ आए थे वहाँ से बहुत दूर तक उनको लेके चले गए थे, उससे भी वो बाहर हो सकते थे। बट फाइनली शेख अब्दुल्ला टुक ओवर द चार्ज एज हेड ऑफ एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1947। तो शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे एमरजेंसी का हेड बनाया गया जवाहरलाल नेहरू की हेल्प से। सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह इशूड अ प्रोक्लेमेशन ऑन 1 मई 1951 डायरेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरे दौरान हरी सिंह के रहते ही जो है शेख अब्दुल्ला को यहाँ का एमरजेंसी हेड बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। बट उनके बनने के बाद फिर उन्होंने महाराजा को ही बाहर कर दिया यहाँ से, राइट। और प्रेफर किया कि डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो ठीक है, उनको यहाँ का सदर रियासत बनाया जाए, और वो बने। और फिर उन्होंने भी शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को यहाँ पे शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया और उनकी जगह पे बख्शी गुलाम मोहम्मद को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस दरमियान हो रही थी। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी सदर रियासत ने, डॉक्टर करण सिंह ने, मींस प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि एक लेजिस्लेटिव कम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे होनी चाहिए। सो इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फुली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज इन 1951। तो 1951 में इलेक्शंस हुए और उन्होंने क्या कंपोजिशन दी, उन्होंने ये कंपोजिशन दी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये 100 सीट्स की हो, इसमें टोटल मेंबर्स जो हों वो 100 हों। तो शुरू में ये कंपोजिशन थी, बाद में अमेंडमेंट की गई और उसको 111 कर दिया गया। 111 में जो है 24 सीट्स जो है वो POJK के लिए रखी गई हैं, जिनके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो हमारी टेरिटरी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, तो उनके लिए 24 सीट्स जो है वो खाली रखी जाती हैं, राइट। रेस्ट 87 सीट्स जो है उन पे इलेक्शंस करवाए जाते थे एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में। आउट ऑफ दिस 87, 4 सीट्स आर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसमें से 4 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जो लद्दाख की टेरिटरी से बिलोंग करती हैं, जिसमें नोबरा है, लेह, करगिल एंड ज़ांस्कार, राइट। ओके, आउट ऑफ these 87, 7 सीट्स असेंबली सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट्स। तो उस वक़्त 7 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिज़र्व की गई थी, जो सभी की सभी जो थी वो जम्मू प्रोविंस में ही थी। तो ये उस वक़्त की, अब आप देखेंगे कि ये एक दूसरी इंटरवेंशन हुई और यहाँ पे विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ द देन सदर रियासत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सामने आई और यहाँ से एक और इलेक्शन हुआ और चीज़ें आगे चली। इलेक्टोरल बिहेवियर इन JNK, फिर वहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया गया बनाना। 51 से 56 तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, फिर उसको अडॉप्ट किया इन 1956। 26 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान लागू किया, राइट। और देन उसके आधार पे उन्होंने 1957 में इलेक्शंस करवाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोन 68 सीट्स विद 41 अनअपोज्ड, राइट। 5 वेंट टू प्रजा परिषद जो बाद में जनसंघ बनी और बाद में आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कहा जाता है। 1 टू हरिजन मंडल एंड 1 टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये जो इलेक्शंस हुए इसमें 57 में इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है 41 सीट्स अनअपोज जीती। तो हालांकि ये बताया गया है कि ये इलेक्शंस जो थे ये फेयर इलेक्शंस नहीं हैं, बट ये हम ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। इन 1967 NC मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस।
Congress won 61 seats, Jansangh transformed from Praja Parishad won 3, NC faction led by Bakshi Ghulam Muhammad won 8 seats and remaining 3 went to independents. अब यहाँ पे ये है कि 1953 में with the डायरेक्शन ऑफ सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में भेज दिया गया, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हालात शुरू में थोड़ा बिगड़े। 1972 असेंबली इलेक्शंस आ गए। कांग्रेस won 2/3 majority by capturing 58 seats, 30 out of 43 in Kashmir and 28 out of 32 in Jammu. Jansangh won 3 seats, Jamaat-e-Islami won 5 seats and remaining went to independents. तो हम ये देख रहे हैं कि फिर जो इलेक्शंस होते गए उसमें किस पार्टी को जो है कौन सी पार्टी प्रोमिनेंस में रही। 1977, 83 एंड 87 असेंबली इलेक्शंस, अब हम इनकी बात करेंगे। इन 1977 इंडियन नेशनल कांग्रेस वोन 10 सीट्स, जनता पार्टी वोन 13, इंडिपेंडेंट वोन 4, जमात इस्लामी वोन 1 एंड रिमेनिंग 47 सीट्स वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिवाइव किया 1977 में। In 1983, NC won 47 seats while Congress won 26 seats. तो ये ट्रेंड चलते रहे। 87 में क्या हो गया, NC को फिर 40 सीट्स मिली। 96 में अगेन NC won 57 सीट्स आउट ऑफ 87 एंड BJP won 8 सीट्स। तो आप ये देखें कि बहुत डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की अगर कोई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। शुरू से ही वो यहाँ पे जो है वो डोमिनेटिंग रोल में रहे हैं। बीच में जो है थोड़ा सा डिक्लाइन किया उनका ग्राफ, बट फिर उन्होंने अप कर दिया और बिल्कुल एक्टिव हैं। अभी देखते हैं 2002, 8 और 14 के असेंबली इलेक्शंस के अब ट्रेंड्स क्या हैं। इन 2002 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 20 सीट्स, PDP वॉन 16, पैंथर्स पार्टी वॉन 4 सीट्स एंड BJP वॉन 1 सीट। 2008 NC won 28 seats, PDP won 21, कांग्रेस 17, BJP 11, राइट। और जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए जम्मू कश्मीर में 2014 में, उसमें PDP को 28, BJP 25 एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, कांग्रेस 12 सीट्स। तो ये ट्रेंड हमने देखे, शुरू से ही हमने देखा कि जो है यहाँ पे कौन सी पार्टी किस रोल में रही। बाकी सभी का रोल जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जब हम रीजनल पार्टीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली 2014 में हमने ये देखा कि एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस से होते होते जो है एक कोएलिशन गवर्नमेंट की तरफ रुख किया जो है जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने। ये ट्रेंड हमको देखने को मिला कि पहले एक ही पार्टी को, मोस्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जो है पावर में रहती थी, बट 2014 में आपने देखा कि ऑलमोस्ट दो पार्टीज़ PDP एंड BJP वो ऑलमोस्ट बराबर सीटें लेके हैं, कांग्रेस NC बराबर सीटें लेके जो हैं वो हैं। तो किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी यहाँ पे नहीं आई। विवश किया इन्होंने BJP और PDP को कि वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएं। ऐसी सूरत में कोई अलग अलग पार्टीज़ को मिलके ही जो गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ जो है वो संभव ही नहीं है गवर्नमेंट बनाना, राइट। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो क्या है, 2014 के बाद फिर क्या हो गया, 18 तक गवर्नमेंट चली। 2018 में BJP ने सपोर्ट विड्रा की और गवर्नमेंट जो है वो असेंबली भंग हुई, राइट। एंड व्हाट हैपेंड देन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कैम। तो ये एक एक्ट है,
इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंटेनिंग प्रोविजंस टू रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर into two union territories, the UT of जम्मू एंड कश्मीर एंड द UT ऑफ लद्दाख। तो इसमें मेन प्रोविज़न ये है कि जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख की यूटी, राइट। ये बिल जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है राज्यसभा में पेश किया ऑन 5 अगस्त 2019 एंड वाज पास्ड ऑन द सेम डे इट वाज देन introduced in the Lok Sabha on 6th August and was passed on the same day, and on the same day the president's assent was sought and it was received the president assent on 9th August को president की assent मिली and it came into effect on 31st October 2019, right। उसके बाद एरस्टवाइल जम्मू कश्मीर की अभी दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थीं उनमें से 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो थी वो लद्दाख की टेरिटरी में थी, नोबरा, लेह कारगिल एंड जांस्कार। तो चूँकि इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो बिगैर लेजिस्लेचर के है, उनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए उन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को आप 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की लिस्ट से डिलीट करेंगे। अभी प्रेजेंटली जो है हमारे पास 84 ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिन पे हम इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करा सकते हैं। तो जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हालांकि इसमें लेजिस्लेचर है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस होंगे। हाउएवर इन द एक्ट देयर इज़ ए प्रोविज़न कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, राइट। और इसमें ये प्रोविज़न है जम्मू कश्मीर जो भी यूटीज़ हैं एट पार विद अदर यूटीज़ ऑफ द इंडिया, पहले यहाँ पे गवर्नर होते हैं स्टेट्स में, बट यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज द एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड और यू कैन से इज़ बाइफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज नाउ, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो इनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही जो हैं वही इंटेक्टेड हैं, जो लद्दाख की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो अब नहीं हैं, राइट। तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं? द इलेक्टोरल प्रोसेस इन J&K, हमने जो क्या इसमें ऑब्ज़र्व किया, जो हमने डिस्कशंस की, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि द इलेक्टोरल प्रोसेस इन J&K हैज़ मूव्ड फ्रॉम सिंगल पार्टी डोमिनेंस टू कोएलिशन पॉलिटिक्स, राइट, thereby widening the political participation of diverse political stakeholders. Second thing, national conference role had remained very significant in respect of J&K. इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पे आर्टिकल 370A और 35A थे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही आइडिया था, शेख अब्दुल्ला का ही आइडिया था जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस होने का। देन एरस्टवाइल J&K हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यूटी ऑफ J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख। इसके बाद कुछ आपकी जो बुक है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी दी हुई है कि 1967 में 58.79% वोटिंग हुई थी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे। 1972 में 62.17% वोटिंग हुई थी एंड सिमिलरली 2002 में 45% मिलिटेंसी पीक पे थी, थोड़ा डिक्लाइन हुआ। 2008 में 60.5% वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में एंड 2014 में 65.52% जो है वो पोलिंग हुई थी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में। तो इन सभी चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस से कोएलिशन पॉलिटिक्स की ओर हमारा जम्मू कश्मीर बढ़ा,
यहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई गैलेंसी कमीशंस की रिकमेंडेशन से। ठीक है, बीच में महाराजा का एक दौर रहा, शेख अब्दुल्ला का एक दौर रहा, और इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर्टिकल 370 जो है उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया है, एंड द आर्टिकल 35A हैज़ बीन एब्रोगेटेड, राइट। एंड नाउ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर like the other 7 union territories of India under the direct control of the central government। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।